हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए ये स्ट्रक्चर है किसका? न्यूक्लियस का। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के डिस्कवरी को स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले जो ये न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1931। सेकंड पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की जब हम बात करते हैं, जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है। ये सारे के सारे क्या है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब हम पढ़ते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है ये एक कंट्रोलर सेंटर होता है किसका? सेल का, या इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल। जितने भी सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होती है, सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है सबको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। तभी जाकर इसको कहा जाता है कंट्रोलर सेंटर ऑफ द सेल, या इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है किस किस में प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है। देखिए जो ये न्यूक्लियस होता है इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है उन सब में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें सारे जितने भी प्लांट्स है एज वेल एज एनिमल्स, उन सब में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट एब्सेंट किस में होता है? ये एब्सेंट किस में होता है? एक तो ये मैच्योर आरबीसीज में भी नहीं होता है, और सेव ट्यूब होता है किसका? जाइलम का। यहां पर भी एब्सेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में लाइक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। बट न्यूक्लियस क्या होता है? ये एब्सेंट होता है किसमें? मैच्योर आरबीसीज में, और जो सेव ट्यूब होता है किसका? जाइलम का, वहां पर भी क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उन सब में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उनमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें एक फॉल्स या प्रिमिटिव टाइप का जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे हम उसको? न्यूक्लियोइड। देखिए अगर हम बात करते हैं किसके? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस में क्या होता है? नॉर्मली एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। नॉर्मली अगर देखा जाएगा तो सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो परफॉर्म करता है ऑल सेलुलर एक्टिविटीज को। देखिए कुछ केसेस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और कुछ केसेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ में क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, कुछ में दो होते हैं, कुछ में दो से ज्यादा होते हैं कुछ सेल्स में। देखिए अगर हम ए न्यूक्लियड की बात करते हैं तो इसमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। इसकी एग्जांपल क्या है? मैच्योर आरबीसीज होता है, और सेव ट्यूब जो होता है जाइलम, किसमें? ये प्लांट्स के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यूनिन्यूक्लियेट। यूनिन्यूक्लियेट का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो नॉर्मली सारे सेल्स होते हैं बॉडीज के। उसके अलावा जो है हमने नेक्स्ट पढ़ा बाई न्यूक्लियेट। बाई न्यूक्लियेट का मतलब क्या होता है? इसमें टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें? दो न्यूक्लियस, यानी टू न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है इसमें। जैसे कि एग्जांपल आएगा लीवर सेल। जितने भी हमारे लीवर सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर क्या होते हैं? टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। और जो नेक्स्ट क्या है? पॉलीन्यूक्लियेट। पॉलीन्यूक्लियेट क्या?
का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत मैनी बहुत सारे जो है न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल और स्केलेटल मसल सेल, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और जो स्केलेटल मसल सेल होता है उनके अंदर क्या होता है, पॉलीन्यूक्लिएट होता है, मतलब उसमें जो है बहुत ज्यादा जो है बहुत सारे जो है न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो है इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल। क्या होता है न्यूक्लियस, क्या होता है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल होता है डेट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल है डेट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन्स करते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस जो है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। द फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। The second is nucleoplasm and the third is nucleolus and the fourth is chromatin network या chromatin materials। देखिए ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, 4 इसमें इंपॉर्टेंट जो है पार्ट्स होते हैं। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है या न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन होता है इसके बाहर से, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक फ्लूइड फिल्ड जो स्पेस होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसको हम, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है किसका, न्यूक्लियस का। तो इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर वो है न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस थर्ड पार्ट है। और इसके अलावा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है ये कंसिस्ट करता है 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द सेकंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, the third is nucleolus and the fourth is chromatin network। अब हम जो है इनको डिस्कस करेंगे। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। ये बाहर से एक आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं न्यूक्लियस की, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर हम इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इस वाले पार्ट को अगर हम जूम करेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो है इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको अगर एग्जामाइन करेंगे हम माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इससे क्या होता है, इस तरह का जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कि इसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर से क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक आउटर होती है और एक इनर होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एनवलप जो होता है। तो देखिए तो इसमें अगर हम इस इतने वाले पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस तरह का जो है एक मेम्ब्रेन होगा, जिसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं किसके, फास्फोलिपिड बाइलेयर के जो है लेयर्स होते हैं, इस तरह से इसमें मौजूद होंगे, जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था। तो इस तरह की जो है ये मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं। ये फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं, इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, क्या होता है, फास्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसको हम क्या कहेंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है।
ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसको हम क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है। ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इनके बीच में एक स्पेस होता है, या इसको हम ल्यूमन भी कहेंगे। एक स्पेस होता है तो या ल्यूमन होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इस तरह का जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चर होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इनके बीच का जो ये इस तरह के जो ये स्पेस होता है, इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। और दोनों जो दोनों मेम्ब्रेन होता है, इनको मिलाकर हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक यहां पर एक और मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, कुछ और थोड़ी जो है मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। देखो, इस तरह की जो एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, लेमिना। क्या कहते हैं इसको हम, लेमिना। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होती है, इसको हम कहते हैं लेमिना। और ये लेमिना का फंक्शन क्या रहता है न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि जो न्यूक्लियस का जो शेप और साइज जो है ये इसका मेंटेन रहे। तो ये फंक्शन है किसका, लेमिना का। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कि इसके न्यूक्लियस के बाहर से, तो इनमें जो है कुछ पोर्स भी होते हैं। इनमें जो है कुछ पोर्स भी होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। अभी जो लेमिना हमने पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, लेमिना होता है। इस लेमिना के अंदर जो है कुछ फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, कुछ फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। तो लेमिना का फंक्शन क्या रहता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है डिस्कस अभी कर रहे हैं न्यूक्लियर पोर को। देखिए, जो ये न्यूक्लियर पोर होता है, देखिए ये यहां पर भी है, यहां पर इस तरह से जो ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है किसकी, न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के बाहर से इसमें क्या होते हैं, कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। और इन न्यूक्लियर पोर के पास क्या होते हैं, दे हैव डेंस पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। न्यूक्लियर पोर हैव डेंस पोर कॉम्प्लेक्स और पोर बास्केट। ठीक है। इनमें क्या होता है, पोर कॉम्प्लेक्स होता है या पोर बास्केट होता है, जो रेगुलेट करेगा, जो क्या करेगा, जो रेगुलेट करेगा किसको, साइज ऑफ पोर्स को। ठीक है। ये याद रखिए आप। ठीक है। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है, इनमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और तो न्यूक्लियर पोर जो है, दे हैव डेंस पोर कॉम्प्लेक्स और पोर बास्केट विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द साइज ऑफ पोर्स। ठीक है। अब इन पोर्स का फंक्शन क्या रहता है, ये पोर्स का जो ये फंक्शन होता है, इसमें क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म का पोर्शन होता है। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल जो है इस न्यूक्लियस के अंदर चले जाता है, और न्यूक्लियस में से जो है कुछ मटेरियल जो है अंदर का मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म की तरफ मूव हो जाता है। तो ये एक्सचेंजमेंट ऑफ जो मटेरियल्स होता है बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, जो एक्सचेंजमेंट ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो भी होता है, तो ये किससे होता है, न्यूक्लियर पोर से। ठीक है। तो इन्हीं न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं क्या, मटेरियल, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से जो है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। देखिए, इसमें से क्या होता है, कुछ मैसेंजर आरएनए बनते हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस में, ट्रांसफर आरएनए की जो है फॉर्मेशन होती है किसमें, न्यूक्लियस में, यानी इस न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर जाकर ये मैसेंजर आरएनए जो है
इस न्यूक्लियस से बाहर चले जाता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो है बहुत सारे जो क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। वो राइबोसोम जाकर जो है इस मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, इस तरह की जो है एक प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी, जिसको क्या कहते हैं हम, राइबोसोम प्रोटीन। फिर ये राइबोसोम प्रोटीन जो है आकर जो है इस न्यूक्लियर पोर के अंदर, ये न्यूक्लियर पोर के अंदर जो है कहां पर आ जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर। फिर जाकर ये न्यूक्लियो प्रोटीन और जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये मिलकर कहां चले जाएंगे, कहां पर, न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, राइबोसोम की असेंबली होती है। ठीक है, राइबोसोम्स की जो असेंबली होती है वो न्यूक्लियोलस में, इसको हम बाद में जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बहुत सारी जो है मटेरियल्स न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है और बहुत सारे मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आता है। और ये किसके जरिए से होता है, एक पोर के जरिए से आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है पार्ट न्यूक्लियस का डिस्कस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के बाहर से क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो इन न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, जो मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये पोर्शन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम चेक करते हैं तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है क्या क्या चीज मौजूद होता है। देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, अल्कलाइन होता है और एक सेमी फ्लूइड होता है। क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, अल्कलाइन होता है और एक सेमी फ्लूइड होता है, जिसमें क्या होता है, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस एम्बेडेड होता है। ठीक है, ये एक सेमी फ्लूइड होता है, ये एक स्पेस होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल्स, ये क्या होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल्स और जो न्यूक्लियोलस होता है वो एम्बेडेड होता है इस न्यूक्लियस इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, वाटर भी होता है, इसके अंदर आयंस भी मौजूद होते हैं, कुछ मिनरल्स भी मौजूद होंगे और कुछ एंजाइम्स भी जो है इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है। इसके अलावा जो है न्यूक्लियोटाइड्स भी मौजूद होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में और न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड या ट्रांसपेरेंट या अल्कलाइन फ्लूइड होता है, एक स्पेस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल्स और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोलस। देखिए ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसमें जो है कुछ पोर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और इस न्यूक्लियस के अंदर का जो ये पोर्शन है, जो ये स्पेस है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। और इस न्यूक्लियोलस को हम क्या कहते हैं, लिटिल न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं छोटा न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज नोन एज ए लिटिल न्यूक्लियस और इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना इन 1781। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ए डेंस एंड डार्कली स्टेन्ड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ये क्या होता है, एक डेंस होता है और डार्कली स्टेन्ड सेल ऑर्गेनल होता है, जो प्रेजेंट होता है पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो है बिल्कुल पेरिफेरी में होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है तो न्यूक्लियोप्लाज्म के सेंटर में नहीं होता, बल्कि इसके साइड पर होता है ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, ये सिंथेसिस करता है राइबोसोमल आरएनए को, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये जो डीएनए होता है, जब डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शंस होती है, फिर मैसेंजर आरएनए क्या होता है, बनता है। तो मैसेंजर आरएनए जो है इस न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में जाता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए को कोड कौन करता है, राइबोसोम। जो राइबोसोम्स कहां पर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। फिर ये राइबोसोम जो होते हैं
ये इसको इनकोड करेगा मैसेंजर आरएनए को, फिर एक प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोप्रोटीन। क्या कहेंगे, राइबो, एक प्रोटीन्स होती है, इसको कहते हैं राइबोप्रोटीन्स होती है। फिर ये राइबो न्यूक्लिक जो राइबोप्रोटीन होती है, फिर जाकर इस न्यूक्लियर के पोर जो है फिर से एंट्री करेगा किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में, किसमें, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा। फिर जाकर जो है ये राइबोसोमल जो आरएनए होता है, क्या होता है, ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है, अब इस प्रोटीन के साथ क्या होगा, कंबाइन करेगा, क्या करेगा, इसके साथ असेंबल होगा। फिर जाकर जो है यहां से जो ये प्रोटीन्स बनेगी, यहां से जो है जो प्रोटीन्स बनेगी, अब वो फंक्शनल प्रोटीन होगी। अब जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है फंक्शनल प्रोटीन्स की जो है फॉर्मेशन होगी। फिर यहां से जो है वो फंक्शनल प्रोटीन जो है न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में जाए, जिसका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो ये था न्यूक्लियोलस, जिसको हम लिटिल न्यूक्लियस कहते हैं। फोंटाना ने इसको डिस्कवर किया था 1781 में। ये एक डेंस और डार्कली स्टैंड सेल ऑर्गेनल होता है जो प्रेजेंट होता है कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, लेकिन ये सेंटर में नहीं होता है बल्कि ये पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। तो देखिए अब जो है हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क। देखिए ये क्रोमेटिन मटेरियल है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये वेल कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। क्या होता है, ये वेल कंडेंस फॉर्म में होता है। इसके अंदर जो है वेल कॉइल्ड होता है, ठीक है, ये इस तरह से क्या होता है, ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। कहां पर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें क्या होता है, ये वेल कंडेंस्ड फॉर्म में होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल। इसको कहते हैं हम जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये जब ऑर्गेनाइज्ड होता है एज ए डीएनए की फॉर्म में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, अगर हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो ये डीएनए होता है, अगर हम बात करते हैं डीएनए की, जो डीएनए प्रेजेंट होता है कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो किसके फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्या होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन प्लस प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। क्रोमेटिन और हिस्टोन प्रोटीन जो है आपस में एसोसिएटेड होते हैं। देखिए ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन का नेटवर्क है, वेल कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। इसमें जो डॉटेड आपको जो दिख रहे हैं ये इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है इस डीएनए के साथ क्या होता है, रैप्ड होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है, इस क्रोमेटिन मटेरियल के साथ क्या होता है, इस तरह जो है रैप्ड होता है इसके ऊपर, और इसके से ताकि जो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, ताकि ये क्रोमेटिन मटेरियल को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखे, ताकि जो है इस स्पेस के अंदर जो है इस डीएनए के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख सके। तभी जाकर जो होता है ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसके साथ जो है रहते हैं। तो ये डीएनए जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ये या जो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं, तो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में, ये क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है, वेल कंडेंस फॉर्म में होता है। फिर सेल डिवीजन के टाइम ही जो है हम देखते हैं एक क्रोमोसोम जो है दिखाई देता है, जिसमें क्या होते हैं, इसमें जो है क्रोमेटिड्स जो है नजर आते हैं, ठीक है। तो याद रखें आप कि ये वेल कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन मटेरियल्स होता है। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये दो फॉर्म्स में होता है, ठीक है। एक जो टाइटली कॉइल्ड होता है, एक क्या होता है, टाइटली कॉइल्ड होता है या कंडेंस्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। एक लूजली टाइट, एक जो है, एक क्या होता है, एक लूजली कंडेंस होता है। क्या होता है, ये लूजली कंडेंस होता है या डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन। जो हेटेरोक्रोमेटिन में क्या होता है, जीन्स एक्टिव नहीं होता है, यू क्रोमेटिन में क्या होता है, जीन्स एक्टिव होते हैं। इसमें जो जीन्स जो है एक्टिव नहीं होता है वो ट्रांसक्राइब्ड नहीं होता है। तो यू क्रोमेटिन के केस में क्या होता है, इसमें जीन्स एक्टिव होते हैं और वो जीन्स क्या होता है, ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। नाउ
अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस को। देखिए न्यूक्लियस के फंक्शन में अब हम ये डिस्कस करेंगे। जो न्यूक्लियस है इट सर्व एज ए कंट्रोलर सेंटर ऑफ द सेल। द फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस सर्व एज ए कंट्रोलर सेंटर ऑफ द सेल या इट एक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ द सेल बिकॉज इट प्ले इंपॉर्टेंट रूल। क्या होता है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रूल। क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये इंपॉर्टेंट रूल जो है प्ले करता है किसमें, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज में। ठीक है, जितने भी सेलुलर के जो एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म्ड होता है किससे, न्यूक्लियस से। कि ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस। अब वो सेलुलर एक्टिविटीज क्या है उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है, ये सारे के सारे जो प्रोसेस होता है ये कहां पर टेक्स प्लेस होता है, न्यूक्लियस के अंदर। देखिए डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होता है, इससे कॉपी बनता है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है और फिर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। ये सारा का सारा प्रोसेस कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो ये न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को और सेल की ग्रोथ को। सेल कब डिवाइड होना है ये जो है ये कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस को, और सेल की ग्रोथ को भी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी और एंजाइम की सिंथेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस कंट्रोल प्रोटीन्स एंड एंजाइम सिंथेसिस। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है डीएनए के फॉर्म में, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम्स असेंबली। और राइबोसोम्स की जो असेंबली होती है वो कहां पर होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब जो है आज इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को और फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।